बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है और आज हम चैप्टर नंबर 4 के जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ रिस्क टेकिंग। हम मैनेजर्स के हवाले से रिस्क टेकिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि मैनेजर्स के हवाले से किस किस टाइप के मैनेजर्स होते हैं। हर मैनेजर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कोई रिस्क टेकर होता है, कोई रिस्क टेकर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनेजर की बात करें कि मैनेजर किसको कहते हैं, जो चीज़ों को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेके चल रहा होता है। अब रिस्क टेकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क टेकर होते हैं और कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो लो रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है, वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एक बंदा जो है वो हाई रिस्क टेकर है या लो रिस्क टेकर है। अगर हम हाई रिस्क टेकर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे मैनेजर्स जो क्विकली डिसीजंस लेते हैं, मेक द क्विकर डिसीजन मेकर। जो मैनेजर्स क्विक डिसीजंस लेते हैं हम उनको कहते हैं जी वो हाई रिस्क टेकर हैं। ठीक है, जल्दी से डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। और उसके बाद यूज़ लेस इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस, बहुत कम इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर होती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए इनफ होती है एक डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से वो काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो डिसीजन ले लेते हैं, वो हाई रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है, ऑपरेट इन स्मॉलर एंड मोर एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ऐसे इदारों में काम करते हैं जो कि साइज में स्मॉल होते हैं और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब रिस्क ज़्यादा लिया जा रहा होता है वहाँ पे, बिजनेस जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा होता है। तो ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं जो मतलब हाई रिस्क टेकर होते हैं वो वहाँ ऐसे इदारों में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेते हैं और कम इंफॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी होती है एक डिसीजन लेने के लिए, और वो छोटे इदारों में और जहाँ पे और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म हो रही होती हैं वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स को हम कहते हैं हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स हैं। सेकंड वन हम बात करते हैं लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स। वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एज अ मैनेजर जो है वो हाई रिस्क टेकर है या लो रिस्क टेकर। जो लो रिस्क टेकर मैनेजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में स्लो होते हैं, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके बाद वो डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो स्लो डिसीजन मेकर होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, वो डिले करते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने वो एंड जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और फिर जाके वो किसी चीज़ को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद वो फिर जो है किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। और ऐसे मैनेजर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, बड़े इदारों में काम करते हैं और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टेबल होता है ज़्यादा। ठीक है, जिन इदारों में एनवायरनमेंट स्टेबल ज़्यादा होता है, जो बड़े इदारे होते हैं वहाँ पे ऐसे मैनेजर्स काम करते हैं। ठीक है, स्लो डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है, और इनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी डिसीजन को लेने के लिए, और ये बड़े इदारों में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, जहाँ इन्वायरमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैनेजर्स को हम लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स कहेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर करने के बाद फिर जाके है जो है हर एस्पेक्ट को देखने के बाद वो फिर डिसीजन ले रहे होते हैं। और ऐसे मैनेजर्स जो कि मतलब उनको मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं होती, वो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स हैं। ठीक है, और ये छोटे इदारों में काम कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस था हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स में और लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स में। नेक्स्ट इसके ऊपर हम बात करते हैं रिस्क प्रोपेंसिटी। Aligning managers' risk-taking propensity to job requirement should be beneficial to organization. बाज़ औक़ात इदारे डिमांड कर रहे होते हैं रिस्क टेकिंग के लिए हवाले से। ठीक है, बाज़ इदारे जो है वहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, और बाज़ इदारों का सेटअप इस तरह से होता है कि वहाँ पे रिस्क जो है अगर ना भी लिया जाए तो भी वो स्ट्रीमलाइन उनके जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो रिस्क प्रोपेंसिटी से मुराद क्या है कि जहाँ पे जितना रिस्क लेने की ज़रूरत है, ठीक है,
मैनेजर्स को वहाँ पे लगाया जाए और रिस्क जितना लेना चाहिए या जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी अदारे की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप जो है अगर रिस्क लेंगे, उसके हिसाब से अगर आप बंदा लगाएंगे तो ये इदारे के लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक इदारा है जहाँ पे मतलब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, जहाँ पे आपको मतलब एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अगर विदाउट टेकिंग इन्फॉर्मेशन आप रिस्क ले रहे हैं तो इदारे के लिए खतरा बन सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है वहाँ पे मतलब जितनी रिस्क लेने की जरूरत है उसके मुताबिक जॉब की रिक्वायरमेंट की इदारे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वो जो है इदारे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इदारे के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो जितनी मतलब उसकी जरूरत है रिस्क लेने की उतना ही लिया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बड़े इदारे हैं और वहाँ पे चीजें भी स्ट्रीमलाइन है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है जैसे कि हमने लो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था कि बड़े इदारों में अगर आप इस तरह से रिस्क लेने शुरू कर देंगे तो वहां पे अगर नुकसान हो गया किस एक डिसीजन आपके प्रॉफिट पे बेस कर मतलब एक डिसीजन की बेस पे आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बड़े इदारों में अगर आप इस तरह से छोटे काम करने के बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे, ठीक है, तो वहां पे अगर नुकसान हो जाए तो फिर वो बिलियंस में नुकसान होता है। छोटे इदारों में वहां रिस्क लेने की जरूरत होती है क्योंकि रिस्क जितना लेंगे उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो छोटे दौरों में तो ये बात चल जाती है लेकिन बड़े दौरों में ये नहीं चल सकते। ठीक है, तो रिस्क प्रोपेंसिटी से मुराद क्या है कि वहां पे आप देखें कि रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर उसके मुताबिक जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ये इदारे के लिए बेनिफिशियल होगा। ये डिपेंड करता है कि इदारा जो है वो एक लार्जर सेटअप में है या एक स्मॉलर सेटअप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके मुताबिक आपको वहां पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी से मुराद क्या है कि ऐसा बंदा, ये पर्सनैलिटी की टाइप्स में आता है कि ऐसा बंदा जो पहले से ही तमाम जो है वो मयर्स लेके रखे, किस कोई काम अगर उसने करना है तो उसके पास एबीसी प्लान होना चाहिए। ठीक है, पहले से ही किसी काम को करने के हवाले से जो है वो अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा है। ठीक है, एक्शंस को मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है जो उसने फ्यूचर में लेने हैं, इनिशिएटिव्स के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और जिससे मीनिंगफुल चेंज इदारे के अंदर आ सके उसके हवाले से सारी चीजें पहले से जो है मेंटेन करके रख रहा है। तो प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी से मुराद क्या है कि ऐसे बंदे जो होते हैं इदारे में वो बड़े बेनिफिशियल होते हैं, इदारे के एसेट होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब ये किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जब प्लानिंग कर रहे होते हैं सिर्फ एक प्लान नहीं बनाते। ठीक है, ए प्लान बनाते हैं, अगर इन केस ए प्लान फेल हो गया तो फिर बी प्लान को फिर ये जो है वो लेके चलते हैं, अगर बी भी फेल हो गया तो सी प्लान को लेके चलते हैं। तो पहले से अपनी वर्किंग करके रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इनिशिएटिव्स को लेते हैं, एक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इस तरह से चीजों को लेके चलते हैं, मतलब कि जिससे कोई मीनिंगफुल चेंज आए। ऐसा ना हो कि ऐसी चेंज आए जो पहले से भी काम खराब कर दी। ठीक है, ऐसा ना हो। तो ये पॉजिटिव चेंज की तरफ इदारे को लेके जा रहे होते हैं और पहले से ये वर्किंग इनकी जो है बड़ी जबरदस्त होती है। क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट रिगार्डलेस और इवन इन स्पाइट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और ऑब्स्टेकल्स। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चेंज यानी कि इदारे को मुस्बत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिससे कोई अच्छी चेंज आए। अच्छी चेंज से मुराद क्या है कि इदारा जो है वो परफॉर्मेंस जो उसकी पहले से बढ़ जाए, या फिर उसके जो सेल्स हैं बढ़ जाए, या फिर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में इजाफा हो, उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। तो इस हवाले से ये पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए, यानी कि रुकावटों को, और जो मतलब कंस्ट्रेंट्स यानी कि जिन चीज़ों में कमी है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसों की कमी है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, या फिर उसके हमारा हम बात कर सकते हैं कि जो लेबर ह्यूमन रिसोर्स है, ये तमाम कमियों के बावजूद भी, तमाम ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद भी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि इदारे के अंदर जो है इन तमाम कंस्ट्रेंट के साथ जो है हम फिर भी पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करते रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ में, इवेंट्स में ये अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मैनेजर की क्वालिटी में आ जाती है चीज़, और एक पर्सनैलिटी को भी डिफाइन कर रही होती है। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी होती है जो पहले से मतलब चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं और मतलब इनको फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम इस तरह से एक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसका हमारे दायरे में क्या चेंज आ सकती, क्या मीनिंगफुल चेंज आ सकती, एनवायरनमेंट किस तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे अचीविंग द पर्सन जॉब फिट। पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी ये हॉलैंड में जो है बनाई गई थी। तो इसमें बेसिकली जो है ना, अचीविंग पर्सन जॉब फिट मतलब इसके जो नाम से जाहिर हो रहा है
कि आपने क्या करना है, पर्सनैलिटीज को डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई द 6 पर्सनैलिटी टाइप्स एंड प्रोसेस प्रपोजेस दैट द फिट बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिटरमाइन सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जो बंदा जिस काबिल है उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको वही काम अगर दिया जाए तो वहां पे वो फिट हो जाएगा। अगर अगर एक बंदा जो है कंप्यूटर का माहिर है, उसको आप क्लास में खड़े कर देंगे, ठीक है, कि भाई तुम जाके लेक्चर दो, कंप्यूटर का काम छोड़ो और तुम लेक्चर देना शुरू कर दो, अब वो उसकी स्किल नहीं है। स्टूडेंट्स को हैंडल करना, लेक्चर डिलीवर करना, वो उसके स्किल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके जो स्किल्स थी, उसके जो ट्रेड्स थे, उनको आपने इग्नोर कर दिया और उसको ऐसी जगह पे फिट कर दिया जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी एग्जांपल को रिवर्स करें तो इसमें क्या है कि अगर एक बंदा लेक्चरर है, टीचर है, तो क्लास में अगर वो लेक्चर देने की बजाय आप उससे कहते जी भाई कंप्यूटर का काम कर लो, ठीक है, तो वो बंदा भी कंप्यूटर के काम में फिट नहीं है, ठीक है। वो लेक्चर तो डिलीवर कर सकता है, पढ़ा तो सकता है, लेकिन वो कंप्यूटर का काम उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन कंप्यूटर का जो है वो करेगा। तो इस तरह से अगर आप जो है बंदे की स्किल्स को, बंदे की जो पर्सनैलिटी के अगेंस्ट उसको किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह पे फिट कर देंगे, तो इस तरह से आप जो एफिशिएंसी को, इदारे के अंदर इफेक्टिवनेस को जो है अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी के अगेंस्ट चली जाएगी बात। तो आपने देखना है कि हर बंदा जो है वो किस कैलिबर का है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसकी क्या ट्रेड्स हैं, उसकी क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है। उसके मुताबिक अगर आप उसको काम देंगे ना किसी डिपार्टमेंट में जहाँ उसकी ज़रूरत है, जो उसकी सूटेबिलिटी बनती है, जो उसकी प्लेस बनती है, अगर वहाँ पे आप उसको डिप्लॉय करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है आपको इफेक्टिवनेस की सूरत में आ सकता है। तो पर्सनैलिटी टाइप्स में सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पे रियलिस्टिक की, ठीक है, कि पर्सन जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हो, प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को लेके चले, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो चीज़ों को लेकर के चले, ताकि चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई भी हो जाए और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होने के बाद उनका सोल्यूशन भी जो है फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। और जो पर्सन है वो इन्वेस्टिगेटिव भी होता है, ये भी एक पर्सनैलिटी की टाइप है कि बाज लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से मुराद क्या है कि ऐसे लोग जो है मतलब जो आइडियाज पे काम करते हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं, ठीक है, फिगर आउट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, थिंग्स को, उनके बारे में सोचते हैं, आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं चीज़ों के हवाले से, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल। सोशल से मुराद क्या है कि आप लोगों के साथ जो आपका मेल जोल है, या लोगों की हेल्प करना, लोगों को बताना, या लोगों से सीखना, लोगों से बात करना, ये जितने भी मामलात आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं ये सारे सोशल में आ जाते हैं, ठीक है, कि आप कितना सोशल हैं, कितने आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है आपका, कितना आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं या आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कितना आपका टीम वर्क है, ठीक है। तो सोशल कितने आप लोगों के साथ। उसके बाद कन्वेंशनल से मुराद क्या होता है कि आप डाटा के ऊपर काम करें, रूटीन में डिटेल में डाटा को लें, ठीक है। एक रवायती जो है मतलब तरीका अख्तियार करें, डाटा को आप डिटेल में इकट्ठा करें, ठीक है। डिटेल इकट्ठे करने के बाद आप जो है उसके ऊपर एनालिसिस करें और रूटीन में आप ये काम करें। उसके हवाले से आपको जो है वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप उसके हवाले से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और डाटा को एनालिसिस करने के बाद उनके जो सूटेबल सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी काम कर सकेंगे। उसके बाद एंटरप्राइजिंग से मुराद क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर से जैसे हम बात करते हैं ना, जो बिजनेसमैन होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप उसी हवाले से लफ्ज निकला एंटरप्राइजिंग का। तो एंटरप्राइजिंग में बड़ा क्या होता है, इसमें हम जो है डिसीजंस की बात करते हैं, बिजनेस के हवाले से हम डिसीजंस लेने की बात कर रहे होते हैं, बिजनेस को हम लीड करने की बात कर रहे होते हैं, बिजनेस को हम जो है चलाने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज आ जाती है, रिस्क टेकिंग वाली एक्टिविटीज आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी, हर बंदा जो है अच्छा रिस्क टेकर नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग जो है इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो रिस्क लेने में हिचकिचाहट फील नहीं करते, और बाज़ औक़ात लोग इस तरह से होते हैं कि वो बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, उनको उनसे एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसका मतलब उनके अंदर ये अप्रोच नहीं होती। तो बिजनेस चलाने के लिए जो है बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, उसको पता हो कि मैंने बिजनेस को लेके कैसे चलना है, कहाँ रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ देख के चले। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी वो एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी कहलाएगी। और लास्ट वन जी आपकी है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक से मुराद क्या है कि आपकी जो नेचर है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। आर्टिस्ट से आर्टिस्ट किसे कहते हैं,
हम अक्सर जब बात करते हैं कि ये बंदा आर्टिस्ट है, ठीक है, तो आर्टिस्ट हमने उसे क्यों कह दिया, क्योंकि हम उसके अंदर एक यूनिकनेस देख रहे होते हैं, क्योंकि हम उस बंदे के अंदर एक क्रिएटिविटी को तलाश कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदा बड़ा क्रिएटिव है, बंदा खुद से डिजाइन बनाता है, खुद से अपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चीजों को मतलब स्ट्रीमलाइन करने में बड़ा माहिर बंदा है, ठीक है, यूनिकनेस है उसके अंदर, क्रिएटिविटी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से बड़ा जो है वो अच्छे सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन देता है और फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना जानता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी जिस बंदे के अंदर होती है तो उसके हवाले से हम एक टर्म यूज करते हैं, जैसे हम आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट वही होता है जो यूनिक होता है और जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो इसी बात को अगर हम इदारे के अंदर ले आए, इदारे में भी ऐसे आप लोगों की आपको जरूरत होती है जहाँ पे जो कि क्रिएटिव नेचर के हों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको यूनिकनेस की, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे लोग भी होने चाहिए। बहरहाल अब ये पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं, ठीक है, अब आपने इन टाइप्स को पढ़ लिया, रियलिस्टिक है, प्रॉब्लम्स हल करे, तलाश करें, उनका सोल्यूशन ढूंढे, इन्वेस्टिगेटिव नेचर, थिंकिंग की नेचर हो, आइडियाज के ऊपर काम करने वाला हो, सोशल, लोगों से मेलजोल रखने वाला हो, कन्वेंशनल, डिटेल में डाटा ले, उसको एनालिसिस करे, ठीक है, और एंटरप्राइजिंग, रिस्क टेकर होना चाहिए, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव होना चाहिए। अब कोई भी बंदा जो है वो उसमें ये कोई भी किस्म की उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस थ्योरी के मुताबिक जो हॉलैंड में बनाई गई थी, पेश की गई थी, इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि बंदा जो है किस पर्सनैलिटी का मालिक है, ठीक है। अब वो जिस भी पर्सनैलिटी का मालिक है तो इदारे के अंदर उसको उसी की जगह पे मतलब फिट करना चाहिए जहां पे वो एक्चुअली फिट हो सकता है, ठीक है। अब एक इन्वेस्टिगेटिव नेचर का बंदा है तो उसको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भेजा जाए, ठीक है। एक बंदा जो है सोशली बहुत अच्छा बंदा तो उसको रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे उसको काम दिया जाए। इस तरह से एक बंदा अच्छा रिस्क टेकर है तो उसको बिजनेस के डिसीजंस में जो है वो लाया जाए, अपर लेवल के जो डिसीजंस हैं उनमें उसको शामिल किया जाए। तो जो बंदा जिस जो स्किल्स रखता है बंदे को अगर वही काम दिया जाए, तो अगर वही काम देंगे तो आप बंदा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे जो टर्नओवर है उसका बढ़ सकता है, सेल्स बढ़ सकती है। एक होती है सेल्स के हवाले से टर्नओवर और एक होती है एम्प्लॉयज की टर्नओवर, ठीक है। सेल्स जो टर्नओवर है ना बिजनेस के हवाले से, वो जो सेल्स के बढ़ने को भी हम टर्नओवर कहते हैं, और एक टर्नओवर होती है एम्प्लॉयज के हवाले से, यानी कि एम्प्लॉयज का छोड़ जाना, ठीक है, बार बार छोड़ जाना इदारे का, वो भी टर्नओवर कहलाता है। तो टर्नओवर दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना, जो बंदे की स्किल्स हैं, जो बंदे का नॉलेज है, अगर उसको काम भी वैसे ही दिया जाए, ठीक है, तो इस तरह से उसकी सेटिस्फेक्शन भी होगी। अगर एक बंदा पढ़ाने वाला है, वो लेक्चरर अच्छा है, उसको आप कंप्यूटर पे बैठा देंगे, भाई ये शीटें तुम बनानी शुरू कर दो, अब वो उसका टेस्ट नहीं है, ना ही वो उसको काम आता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी जॉब से। वो इस एनवायरनमेंट को पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से कंप्यूटर वाले बंदे को आप टीचिंग लाइन में नहीं ला सकते, टीचर बंदे को आप कंप्यूटर पे नहीं बिठा सकते आप। तो जो बंदा जिस चीज में स्पेशल है, माहिर है, उसको अगर आप वही काम देंगे तो इस तरह से वो बंदा सेटिस्फाई भी हो जाएगा, और इदारे के अंदर जो टर्नओवर है, एम्प्लॉयज के छोड़ जाने की जो रेशो है वो भी कम हो जाएगी, और इदारा जो है ग्रोथ की तरफ जाएगा, मतलब इदारे की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक होगी बात। तो ये इस थ्योरी का मकसद था कि जो जिस बंदे की पर्सनैलिटी है उसको उसी के हिसाब से काम दिया जाए। ये पंच लाइन थी इस थ्योरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने इमोशंस को समझने की कोशिश की, फीलिंग को समझने की कोशिश की और मूड को समझने की कोशिश की। इमोशंस क्या होते हैं, मूड क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, ठीक है। अब बात याद रखें कि इदारा जो है ना वो इमोशन फ्री कभी नहीं होता। इदारे के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं वो प्रिवेल कर रहे होते हैं। इदारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आप जो है इमोशंस को कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। इमोशंस ऑफ एनी काइंड आर डिस्ट्रप्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये इदारे को मतलब इफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इमोशंस को आप कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। आप इवन कि आप डिसीजन मेकिंग की बात कर लें, ठीक है, आप किसी भी एरिया की बात कर लें, ठीक है, तो इमोशंस जो है वो हर जगह आपको नजर आएंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर focuses was solely on the effects of strong negative emotions that interfered with individual and organizational efficiency। अब इदारा जो है ना वो स्पेशली उन इमोशंस को फोकस कर रहा होता है जो कि उसके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल एक बंदा बड़ा की पर्सन है, आपने उसके साथ मिसबिहेव किया, ठीक है, या आपने उसकी बात नहीं मानी या उसको इंसल्ट किया, अब वो क्या करेगा, बड़ा की पर्सन है, एक तो वो आपकी जॉब को छोड़ जाएगा, दूसरा क्या होगा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, इदारे के राज हैं जो कि वो लीक आउट कर सकता है और इदारे के लिए खतरा बन सकते हैं, ठीक है। इदारे मोस्टली जो है ऐसे लोगों के साथ जो है वो बड़े सेंसिटिव वे में चल रहे होते हैं, जहाँ पे उनको खतरा लाक होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गए तो ये हमारी एफिशिएंसी जो है इदारे के अंदर या इदारे के को अगर छोड़ भी जाता है तो इदारे के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, ठीक है। तो डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, इंतशार पैदा करने वाले, ठीक है। तो इमोशंस किसी भी किस्म के हो सकते हैं, वो इंतशार पैदा करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहरहाल इदारा जो है वो मतलब जो नेगेटिव इमोशंस है ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उसकी वजह ये है कि इदारा जो है अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता, वो नहीं चाहता कि किसी भी नेगेटिव इमोशन की वजह से, किसी भी बंदे के नेगेटिव वर्क की वजह से इदारे को किसी किस्म का नुकसान हो, ठीक है। तो इमोशंस को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, इमोशंस को का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ वक़्त आप एक एम्प्लॉय की इंसल्ट कर रहे होते हैं। अब अगर कोई आम बंदा, आम एम्प्लॉय है, छोटे लेवल का तो मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मैनेजर है, कोई की पर्सन है, ठीक है? तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा आपका ये एटीट्यूड। वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा आपका इस तरह से इंसल्ट करना उसकी, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इदारे के खिलाफ हो जाएगा, दूसरे लोगों को इदारे के हवाले से भड़काएगा, ठीक है? अपनी एक यूनियन बना लेगा, इदारे के अंदर एक इदारा बना लेगा, ठीक है? अपनी यूनियन क्रिएट करके जो है इदारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, सिर्फ़ इसी मद में कि उसकी इंसल्ट की है आपने, ठीक है? तो इदारा मतलब जो है जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस इदारे को खतरा पहुंचा सकते हैं, वो इदारा उनको फोकस करता है मोस्टली, ज्यादातर। उसके बाद व्हाट आर इमोशंस, इमोशनल जो है वो बेसिकली इमोशनल लेबर भी होती है, इमोशनल डिजोनेंस भी होती है। इमोशन को मैंने आपको बात समझाया था कि इमोशन बेसिकली जो है वो एक फीलिंग होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सडनली जो आपके ऊपर एक हावी हो जाती है और आप उसके हवाले से कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता लगा जी आपकी सैलरी बढ़ गई है, ठीक है। आप जो है आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी 2000 बढ़ेगी सैलरी, लेकिन आपकी सैलरी अगर 5000 बढ़ गई है, ठीक है, तो इस हवाले से आप एकदम से आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी और आप उछल के जो है अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इमोशंस और ये थोड़े देर के लिए रहेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको लग रहा था जी 5000 बढ़नी चाहिए लेकिन 2-3 हज़ार बढ़ी है, उस हवाले से भी आपके अंदर एक इमोशंस होंगे। आप इसका खुल्लम-खुल्ला इज़हार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है? तो बहरहाल ये थोड़े अरसे के लिए आपके अंदर प्रिवेल करेंगे और आप इसको रिएक्ट भी कर सकते हैं। एक होते हैं फेल्ट इमोशन, ठीक है? जो आप सिर्फ़ महसूस कर रहे हैं। एक होता है डिस्प्लेड इमोशन जिसका आपने मुज़ाहिरा कर दिया, ठीक है? बाज़ औक़ात आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आप खुल के मतलब ऐसा मुज़ाहिरा हाँ, हाँ करके मतलब या फिर जो है वो उछल-उछल के किसी चीज़ का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं, तो वो आपके डिस्प्लेड इमोशन होते हैं, ठीक है? और ऐसे इमोशन जो आपके अंदर रहते तो हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप उनका मुज़ाहिरा नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो उनको हम जो है वो फेल्ट इमोशन कहते हैं। अब इमोशंस जो हैं वो लेबर के अंदर भी होते हैं। अ सिचुएशन इन व्हिच एम्प्लॉयी एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन। लोगों से जो मेल-जोल है, लोगों से जो इंटरेक्शन है, वहाँ पे इमोशंस का बड़ा काम है, ठीक है? अब जब आप लेबर के साथ डील कर रहे हैं, तो लेबर के साथ आपका जो डीलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। इमोशनली आप लेबर को हर्ट ना करें, ठीक है? जिन लोगों से आपने काम लेना है, जिन लोगों की वजह से आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जिन लोगों की वजह से आपका बिज़नेस चल रहा है, उन लोगों को आप नाराज़ नहीं कर सकते, उन लोगों को आप इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते। तो जितना वर्कर तबका आपका खुश होगा ना, वो आपके इदारे के लिए जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो इदारे का एसेट होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इमोशंस का ख़्याल रखना पड़ता है। अगर आप उनके इमोशंस का, उनके जज़्बात का ख़्याल नहीं रखेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक तो वो जॉब सैटिस्फैक्शन का फैक्टर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि अब इदारे को टर्नओवर जो है इदारे में जो छोड़ के जाने वाला अमल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो आपको लेबर के हवाले से या एम्प्लॉइज़ के हवाले से इमोशंस का ख़्याल रखना है, अगर आप उनको अपने साथ लॉन्ग टर्म रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। उसके बाद इमोशनल डिसोनेंस क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाज़ औक़ात सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि आप जो है उसमें फेल्ट कुछ कर रहे होते हैं और डिस्प्ले कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मालिक है या फिर बॉस है, बॉस ने आपकी इंसल्ट कर दी है, ठीक है?
अब अंदर से तो आप जो है बेशक गालियां दे रहे हो बॉस को, ठीक है, लेकिन बाहर से आप जी हजूरी कर रहे हैं, यस सर, जी सर, राइट सर, ठीक है, जैसे आर्मी में होता है। आप अपना डिस्प्लेड इमोशन आपका कुछ और है, ठीक है, लेकिन अंदर से आपका कुछ और चल रहा है। तो ये जो चीज है ना कि आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं, अंदर की इमोशंस आपके कुछ गालियां देने वाली इमोशंस है, लेकिन बाहर से आपका जो डिस्प्लेड इमोशन है वो कुछ और है। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं इमोशनल डिसोनेंस, ठीक है, कि जब आप फेल्ट कुछ और कर रहे हैं और आप जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो कुछ और है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इमोशनल डिसोनेंस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने अभी आपको बता दिया, जो आप फील कर रहे होते हैं उसको हम फेल्ट इमोशन कहते हैं। एक्चुअल जो आपके इमोशंस जो अंदर होते हैं, ठीक है, उनको हम फेल्ट इमोशंस कहते हैं। और जो आप जो है जाहिर कर रहे होते हैं इमोशन, उनको हम कहते हैं ये आपके डिस्प्लेड इमोशन है, ठीक है, या जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो भी ऑर्डर दिया जाएगा आप जी जरूरी करनी, यस करना है, ठीक है। आपने मतलब उसमें अपना ऐसा बिहेवियर नहीं शो करना कि आप ये काम नहीं करना चाहते या आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो इस हवाले से आपको जो डिजायर्ड इमोशन है वो शो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इमोशन आप शो कर रहे हैं उसको हम डिस्प्लेड इमोशन कहेंगे। और जो एक्चुअली आप अंदर से फील कर, बेसिकली बॉस ने आपको काम कह दिया, ठीक है, अंदर से आपका दिल नहीं कर रहा वो काम करने का, अंदर से फीलिंग कुछ और है आपकी, एक्चुअल इमोशन कुछ और है। जो एक्चुअल इमोशन आपके अंदर है वो फेल्ट इमोशन है, ठीक है। और जो बॉस के सामने आप जी हजूरी कर रहे हैं, यस सर, जी सर, राइट सर, ठीक है, तो वो जो आप एक डिजायर्ड इमोशन वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके जॉब की रिक्वायरमेंट भी थी, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेड इमोशन, ठीक है। और इनका जो फर्क होता है, जो फेल्ट इमोशन और डिस्प्लेड इमोशन का जो फर्क है उसको हम इमोशनल डिसोनेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जी, वैरायटी ऑफ इमोशंस हैं। इमोशनल की बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। इमोशंस बेसिकली जो है आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इमोशंस की शिद्दत भी मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से मुराद क्या है, ये बेसिकली बाज़ औक़ात जो है एक पर्सनैलिटी की, मतलब अंदर से एक बंदा है वो शिद्दत के साथ जो है वो अगर नेगेटिव इमोशन रखता है और उनको डिस्प्ले करता है तो शिद्दत के साथ कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। हर बंदा जो है वो एक तरह से इमोशंस को शो नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात इमोशंस जो होते हैं वो पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात इमोशंस जो होते हैं वो जॉब की रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में आपको बताया कि बॉस ने जब आपको कोई काम कहना है या सीनियर ने कोई काम कहना है तो आपने जी हज़ूरी करनी है आगे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है या फिर जो आपकी रिपोर्ट आगे जाएगी सालाना, ठीक है, उसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, और सीनियर नहीं करनी है। तो कुछ इमोशंस जॉब की रिक्वायरमेंट होती हैं, और कुछ इमोशंस जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। आप खुद भी जो है वो एक बंदा नेगेटिव है नेचर का, तो उसके इमोशंस भी उस तरह से ही होंगे। एक बंदा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, खुश अखलाकी से बात करता है, उसके डीलिंग्स जो है, उसके जो इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, जो उसका मेल जोल है वो उसका पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसके जो इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी से मुराद क्या होता है कि आप उसकी शिद्दत को जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी में भी हो सकती है और जॉब की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है कितने टाइम्स चीज रिपीट हो रही है, कोई भी चीज है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। ड्यूरेशन से मुराद क्या है, वक्त की बात कर रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कितनी देर, ठीक है। एक है कितने टाइम और एक कहती है कितनी देर। तो फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ इमोशन क्या है, कहते हैं जी हाउ ऑफन इमोशंस आर एग्जिबिटेड, ठीक है, कि कितनी दफा जो है इमोशंस वो मतलब आपको शो करना पड़ रहा है। मतलब एक एक इमोशन जो है आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपने जी हुजूरी करनी है, या फिर मतलब जो भी काम हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक है, चिट्टा काला जो भी हो गया इदारे में, ठीक है, आपने जो है जी हुजूरी करनी है। आपको जो मर्जी कह दे कोई, आपने आगे से कुछ उफ तक नहीं करना, ठीक है। तो ये डिस्प्लेड इमोशन में आ जाता है, ठीक है। अब आप इदारे के अंदर रहते हुए एक दिन में कितनी बार इसको रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार आपने अपने जो है डिस्प्लेड इमोशन का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और हाउ लॉन्ग, और ये जो इमोशन आप एक दफा जो है वो शो कर रहे हैं, ये कितनी देर तक रह रहा है, ठीक है, कितना टाइम कवर अप कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे ये जो है वो टाइम कितना इसमें ले रहा है, तो इसको हम कह देंगे ये उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा इसमें कि इमोशन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इमोशंस की शिद्दत भी होती है, ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी में भी हो सकती है, ठीक है, और जॉब रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी शिद्दत के हवाले से कि बाज़ औक़ात लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो पॉजिटिव इमोशन शो करेंगे, नेगेटिव बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, पॉजिटिव करिए, नेगेटिव। और बाज़ औक़ात जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस इमोशन को शो करना है, शिद्दत के साथ शो करना है, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट है आपने शिद्दत के साथ शो करना है। तो जिस तरह का मामला होगा वो खुल के सामने आ जाएगा। आपको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक ही परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम मेल फीमेल की बात कर लेते हैं। जो वुमेन्स हैं उनके बारे में एक रिसर्च है, जेंडर एंड इमोशन, ठीक है? जेंडर बेसिकली 2 जो मेन जेंडर हैं आपके, वुमेन और मेन, ठीक है? वुमेन के हवाले से हम ये बात करते हैं, वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है? मतलब एक वुमेन है ना, एक लड़की है, तो वो इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है, वो अच्छे तरीके से रो के दिखा सकती है, अच्छे तरीके से मतलब एक्ट करके दिखा सकती है, इमोशन को डिस्प्ले कर सकती है, ठीक है? एक्सपीरियंस इमोशन आर मोर इंटेंसली, ठीक है? एक्सपीरियंस इमोशन से मुराद क्या है कि एक इमोशन है मतलब जो आपको डेली बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ता है, डेली बेसिस पे आपको मतलब उसको दिखाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस इमोशन है तो उसको ज़ाहिर बात है अगली दफ़ा जब आप करेंगे उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी इंटेंसिटी उसको आप परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको जो है मतलब अगर एक सेल पॉइंट पे बिठा दिया गया है, ठीक है? और आपने ये कहना है जी बस अगले बंदे के सामने आपने जो है ना बस मज़लूम बन जाना कि भाई कोई सेल ही नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ऐसे ये हैं। अब डेली बेसिस पे अगर आप इस तरह के इमोशन शो कर रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट इतने हो जाएँगे, जब भी नेक्स्ट टाइम आप इसको शो करने की कोशिश करेंगे, बड़ी शिद्दत के साथ शो करेंगे, ठीक है? और बड़ा रियलिटी उसमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी एक वक़्त पे। डिस्प्लेड इमोशंस मोर फ्रीक्वेंटली, डिस्प्ले इमोशन जो होते हैं चूँकि ये जॉब की रिक्वायरमेंट होते हैं, इसलिए इनको बार-बार आपको दिखाना पड़ता है। आर मोर कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, ठीक है? ये जो वुमेन होती हैं, ये मतलब कंफर्टेबल होती हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा, ठीक है? मेन के मुकाबले में जो है वुमेन्स होती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर एक बंदा आप देख लेना, वो अगर अपनी जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उससे हट के अगर वो काम कर रहा है ना, तो वो उतनी रियलिटी उसमें नज़र नहीं आती, जितनी हमें एक वुमन में नज़र आती है कि वो जिस तरह से एक एक्ट कर सकती है। आर बेटर एट रीडिंग अदर्स इमोशन, ठीक है? और वुमेन के हवाले से ये भी रिसर्च है कि वो दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के जज़्बात को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, ठीक है? अगर हम मेन के हवाले से बात करें कि वो अगर जो है कोई इमोशन जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो उनकी इमेज के हर बंदे का अपना एक इमेज होता है, ठीक है? अगर वो अपने इमेज से हट के, अपनी पर्सनैलिटी हट से हट के कोई काम कर रहा है ना, ठीक है? तो हमें फ़ौरन से फ़र्क नज़र आ जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो मेल इमेज के हवाले से हम इसको इनकंसिस्टेंट समझते हैं कि हम डिस्प्लेड इमोशन जो होते हैं ना, जो मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट होते हैं, वो जब कोई मेल बंदा डिस्प्ले इमोशन को शो कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो उसका जो मेल का जो इमेज होता है और वो जो काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और है, ठीक है? और आपका जो काम है, वो वहाँ पे और है, ठीक है? तो दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है? आर इनेटली लेस एबल टू रीड एंड आइडेंटिफाई विद अदर्स इमोशन। मेन के हवाले से ये बात की जाती है कि ये दूसरे लोगों के जो इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको ये अच्छे तरीके से उस तरह से नहीं समझ पाते जिस तरह से वुमन समझ तो लेते हैं, लेकिन जितना अच्छा वुमन किसी की और के जज्बात को या फिर इमोशंस को जज करती, समझ सकती, उस तरह से मेल नहीं करते, ठीक है? ये एक रिसर्च है, उसके हवाले से ये उसकी फाइंडिंग्स बताई हैं। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास जो है इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी आ जाती है, ठीक है? इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और उसके हवाले से हमारी जो लीडरशिप के हवाले से बातें हैं इसमें, कि जो ओबी की एप्लीकेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ठीक है? उसके हवाले से बात है कि एबिलिटी एंड सिलेक्शंस, इमोशंस अफेक्ट एम्प्लॉयी इफेक्टिवनेस, ठीक है? इमोशंस जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, इफेक्टिवनेस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। और डिसीजन मेकिंग में जो है इमोशंस का बड़ा किरदार होता है। आप डिसीजन जब भी कर रहे हैं, किसी के हवाले से भी कर रहे हैं, तो वहाँ इमोशंस को, जज्बात को मद्देनजर रख के आपको किसी के बारे में डिसीजन करना है, ठीक है? अगर आप अपने वर्कर्स को, अपनी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको देखना चाहिए उनके जज़्बात को, उनके इमोशंस को सामने रखते हुए जो है, आप उनको अच्छे तरीके से जो है अपने साथ कमिट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन का और इमोशंस का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लिंक है आपस में। लीडरशिप के हवाले से अगर आप जो है अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉइज़ से कोई बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है? इमोशंस वहाँ पे बड़े असरअंदाज होते हैं। आप इमोशनली जो है उनको मतलब मोटिवेट करके उनसे कोई बात मनवा सकते हैं। जैसे कि मतलब एक हुक्मरान है या पॉलिटिकल वर्कर है, उसने अपनी कोई बात मनवानी है, तो अवाम को वो जो है वो इमोशनली जो है ब्लैकमेलिंग करके या इमोशनल जज़्बात में ला के अपनी बात मनवा सकता है, ठीक है? इस तरह से एक लीडरशिप के लिए, एक लीडर के लिए ज़रूरी है
कि अगर वो अपने लोगों से, एम्प्लॉय से कोई काम लेना चाहता है इदारे के हवाले से, तो वहाँ पे वो इमोशंस को जो है वो यूज़ करेगा अपनी बात मनवाने के लिए। वो इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकता किसी सूरत हाल में भी, ठीक है। उसके बाद इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जो आपके एक दूसरे के साथ जो वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, उनकी बात की जाएगी, ठीक है। कस्टमर सर्विस की बात की जाती है इसमें, कस्टमर सर्विस में भी इमोशंस बड़े असरअंदाज हो रहते हैं, ठीक है। और डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर, अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ जो है वो उसके इमोशन सही नहीं रखते, आप नेगेटिव इमोशंस का मुजाहरा करते हैं, तो वही एम्प्लॉय जो है आपके लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयज ने इदारे के लिए काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी फेलियर्स हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। लास्ट हम जो है इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।